रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिप्रोडक्टिव साइकिल को। उसमें आपका ब्रीडिंग सीज़न, नॉन ब्रीडिंग सीज़न के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट आपका प्यूबर्टी, ये क्या है प्यूबर्टी, उसके बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट था आपका सब टॉपिक मेनार्क। मेनार्क क्या होता है? स्टार्टिंग जो है प्यूबर्टी के एज में जो साइन है आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट को, उसे ही कहते हैं मेनार्क। देन मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है? जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होना, दैट इज मेनोपॉज कहलाता है। एंड आफ्टर दैट पोस्ट मेनोपॉज। नाउ सेक्सुअल साइकिल में आपका अब आइए हम लोग रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल साइकिल। इसमें भी है कि इन मैमल द रिप्रोडक्शन इज ए वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस विच नीड्स प्रिपरेशन ऑफ मेनी टिश्यूज इन फीमेल। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो है आपका प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन में, उसमें हमारा प्रिपरेशन होगा फीमेल बॉडी में टिश्यूज़ का, स्टार्टिंग फ्रॉम मैचुरेशन ऑफ ओवम, ओवम का मैच्योर होना, फिर उसका रिलीज होना, दैट इज ओव्यूलेशन। इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ? ट्रांसपोर्ट मीन्स सामान, जैसे आप जानते हैं सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे है एक जगह से दूसरी जगह कहाँ? ओवरी से आपके ओविडक्ट में जाना। आपका oocyte का ओवरी में फॉर्म करता है और आफ्टर ओव्यूलेशन कम इनटू द सीलोमिक कैविटी एंड देन कम इनटू द ओविडक्ट। इन ह्यूमन उसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। देन जब वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा एंड ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ यूटेराइन वॉल। और इसी टाइम में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसी टाइम में यूटेराइन वॉल का प्रिपरेशन भी होगा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है जो, तो उसके बाद जो है इम्ब्रियो आपका इम्प्लांट होगा यूटेरस में। तो यूटेरस तब तक अपनी तैयारी करेगा उस इम्ब्रियो को अपने अंदर इम्प्लांट करने के लिए। तो तैयारी प्रिपरेशन जो है यूटेराइन वॉल का प्रिपरेशन होगा उस टाइम में टू रिसीव डेवलपिंग एग एंड इट्स इम्प्लांटेशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ हार्मोन्स। और इस पे इसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो यहाँ पे एक्ट होंगे, तो उनके डायरेक्शन में ही ये सारा प्रोसेस आपका होगा। एंड ये जो है प्रोसेस जो है ये अकर इन ए साइक्लिक मैनर। और ये हर मंथ ये साइक्लिक, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो हर मंथ ये साइक्लिक मैनर में आपका प्रिपेयर होगा। फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो फिर प्रिपरेशन जो है वो डिस्कार्ड होगा, फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये साइक्लिक मैनर में ये हर मंथ या हर ईयर, जैसा बॉडी पे डिपेंड करता है, सॉरी स्पेसिस पे डिपेंड करेगा मैमल में, ये सब में वेरिएबल है। आपका जो साइकिल है वो सब में वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो इस तरह से ये आपका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो चलेगा। नाउ फीमेल मैमल हैव टू मेजर रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल जो है मैमल में आपके मेन टू आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल हैं। फर्स्ट है एस्ट्रस साइकिल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मैमल्स। एस्ट्रस साइकिल आपके सारे में होगा आपका। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स ओनली, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स ओनली। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल प्राइमेट्स के लिए है, एस्ट्रस साइकिल सारे मैमल्स के लिए है। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे। यहाँ पे एस्ट्रस का स्पेलिंग पे देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। कहीं पे ESTROUS है, कहीं पे RUS है, दोनों राइट है। एस्ट्रस ऐसे भी लिखते हैं और विदाउट O भी लिखते हैं एस्ट्रस साइकिल को, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। नाउ फर्स्ट आएंगे हम लोग एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल
क्या है, फिर वही बातें को पहले हम लोग रिपीट करेंगे। द साइक्लिक चेंजेस इन द डेवलपमेंट, साइक्लिक चेंजेस इन द डेवलपमेंट कॉमा रिलीज एंड मैचुरेशन ऑफ द एग सेल। एग सेल का आपका डेवलपमेंट, कि आपका एग सेल पहले स्मॉल है, फिर वो इतना बड़ा हुआ, फिर वो इतना बड़ा, तो ये क्या है आपका, इस तरह से ये डेवलपमेंट हो रहा है। फिर डेवलपमेंट जब आपका ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, आपका मैच्योर फॉलिकल, उसके बाद ये आपका रप्चर होगा, और रप्चर होने के बाद आपका ये रिलीज हो जाएगा oocyte। तो वही है रिलीज एंड मैचुरेशन ऑफ द एग सेल कॉमा टुगेदर विद द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और साथ में आपके स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चर में भी उसके और उसके वर्क में भी, दोनों में चेंजेस होंगे इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज बिहेवियरल चेंजेस, और उसके बिहेवियर में भी, इसके ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसके बिहेवियर में भी चेंजेस होंगे कॉमा पीरियोडिकली प्रिपेयर द फीमेल फॉर मैटिंग। और ये हर मंथली, ये आपका मंथली या सीजनली आपका प्रिपेयर होगा, आपका पीरियोडिकली माने टाइम टू टाइम आपके प्रिपेयर होंगे फीमेल, किस चीज़ के लिए, मैटिंग के लिए, अपना अपोजिट सेक्स के अपोजिट जो सेक्स है उसके साथ वो मैटिंग के लिए वो प्रिपेयर होगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो, अगर प्रेगनेंसी होगी तब मैटिंग नहीं होगी, तब ये सारे जो रिलीज मैचुरेशन है वो नहीं होगा। जब प्रेगनेंसी एब्सेंट रहेगा उस टाइम में आपका ये प्रिपेयर होगा। एंड आर कलेक्टिवली टर्म द एस्ट्रस साइकिल। ये पूरा जो आपका डेवलपमेंट है, रिलीज होना, मैच्योर होना, फिर उसका ओव्यूलेट हो जाना, ओव्यूलेट होने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होना, यहाँ तक का जो प्रोसेस है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये पीरियोडिकली हर टाइम टू टाइम ये आपका साइक्लिक मैनर में ये प्रोसेस जो है साइक्लिक मैनर में चलता रहता है, और इसी को कलेक्टिवली कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल। और ये प्रिपेयर जब हो रहा है तो यहाँ पे ही हार्मोनल आपके जो चेंजेस होंगे उससे उसके बिहेवियर में भी चेंजेस होंगे, और वो फीमेल जो है वो प्रिपेयर होती हैं फॉर मैटिंग, क्योंकि हर पूरे मैमल को हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉट स्पेशली फॉर ह्यूमन। नाउ इन मोस्ट मैमेलियन स्पेसीज, देखिए जो एस्ट्रस साइकिल है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि मोस्ट मैमेलियन स्पेसीज एक्सेप्ट हायर प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मैन, मैन को छोड़ दीजिए तो सारे मोस्टली जो आपके मैमल्स हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड फीमेल अंडरगोज स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन। अब देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड, अब जो है ह्यूमन को, मैन को छोड़ दें अगर ह्यूमन को, तो ब्रीडिंग पीरियड है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों में, मैन में इस तरह का कोई ब्रीडिंग पीरियड नहीं होता है, पूरे ईयर आपका ओव्यूलेट हो सकता है, बट एक्सेप्ट हायर प्राइमेट्स को छोड़ दें तो मोस्ट मैमल में जो है वो ब्रीडिंग पीरियड में आपका जो है फीमेल जो है वो आपका ओव्यूलेट करती है, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन होगा उसमें ब्रीडिंग सीजन में, एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स ए पीरियोडिक स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेडीनेस। और वो पीरियोडिकली, जैसे आपका ये स्पॉन्टेनियस जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, ये आपका जैसे ही ये ओव्यूलेट हो रहा है, ये ओव्यूलेट हो रहा है, इसी टाइम में फीमेल जो है वो रेडी होगी आपका फिजियोलॉजिकली, माने बॉडी से भी वो फिजियोलॉजिकली वो रेडी है टू एक्सेप्ट द मेल। एक्सेप्ट द मेल मीन्स कि मैटिंग के लिए वो रेडी होगी। दिस इज़ नोन एज द सेक्स अर्ज। इस टाइम को कहा जाता, माने इस चीज़ को कहा जाता है सेक्स अर्ज, कि वो फीमेल जो है वो फिजियोलॉजिकली वो रेडी है, बिहेवियरल से भी वो रेडी है, तो उसके एक हार्मोन्स वहाँ पे सिक्रीट होंगे जो मैक्सिमम हो जाएंगे, जिससे वो फीमेल को, मेल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। नाउ द पीरियड
व्हेन द सेक्स अर्ज इज़ मैक्सिमम, जैसे ही सेक्स अर्ज जो है वो आपका मैक्सिमम होगा, इज़ मैक्सिमम, इज़ नोन एज द एस्ट्रस, इज़ नोन एज द एस्ट्रस। जब वो जो मैटिंग के लिए जो फीमेल आपका रेडी हो रही है, वो जब वो टाइमिंग जो है जो मैक्सिमम होगा वो कहलाएगा आपका एस्ट्रस, एंड द एनिमल इज़ देन सेड टू बी इन हीट, और उस टाइम में एनिमल को कहा जाता है कि वो हीट मीन्स कि जैसे आप घरेलू भाषा में आप फार्मर लोग से सुनेंगे काव वगैरह में कि अभी एनिमल गर्म है या अभी गर्म नहीं है। तो गर्म नहीं है इट मीन्स कि वो अभी मेल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अगर वो गर्म है इट मीन्स कि वो रेडी हो गई, अब वो फिजियोलॉजिकली अंदर से भी वो उसका बॉडी में जो एक्सेप्टेंस है मेल के लिए वो रेडी है, तो उस टाइम को कहा जाता है वो एनिमल कहलाएगा उस समय हीट। और ये जो है जो मैक्सिमम आपका जो वो टाइमिंग जो है पीरियड, वो पीरियड कहलाएगा आपका एस्ट्रस। नाउ इन मैमल्स द लेंथ ऑफ एस्ट्रस साइकिल वेरीज विद द स्पीसीज। मैमल में एस्ट्रस साइकिल जो है वो आपका वेरी करता है, उसका लेंथ जो है कहीं पे आपके 3 मंथ्स के भी हैं, 2 मंथ्स के भी हैं, कहीं 9 मंथ्स के भी हैं, कहीं 11 मंथ्स के भी, इस तरह से सारे स्पेसीज में ये वेरी करता है एस्ट्रस साइकिल। नाउ द एस्ट्रस साइकिल ऑफ फीमेल मैमल्स इंक्लूड फॉलोइंग फेजेस। अब पूरे एस्ट्रस साइकिल में आपके टोटल 4 फेजेस होते हैं, जिसको कि हम लोग एक एक करके डील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट है आपका एस्ट्रस फेज। एस्ट्रस फेज देखिए ये पूरा है एस्ट्रस साइकिल, जो आपका टॉपिक है वो एस्ट्रस साइकिल है। एस्ट्रस साइकिल का एक आपका पार्ट है एस्ट्रस फेज, या यूँ देखिए एक एस्ट्रस साइकिल, इसमें अब हमारे 4 फेजेस हैं। एस्ट्रस फेज, नाउ सेकेंड वन, नाउ एस्ट्रस फेज। अब एस्ट्रस फेज में क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज मेल एंड फीमेल आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस फेज में आपका मेल और फीमेल दोनों आपका प्रिपेयर हो गया, आपका फंक्शनली, आपका स्ट्रक्चरली या बिहेवियरल दोनों, तो वो ड्यू टू हॉर्मोन्स ही होगा कि दोनों फुली प्रिपेयर्ड है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एंड द सेक्सुअल अर्ज इज़ एट द पीक। उस टाइम में सेक्सुअल अर्ज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। सेक्सुअल अर्ज इज़ एट द पीक मीन्स कि जैसे अभी हम लोगों ने बात किया हीट की बात, तो जब ये हीट गर्म हो जाता है एनिमल्स यानी हीट हुआ, तो उस टाइम में सेक्स अर्ज जो है वो मैक्सिमम होगा और वो अपोजिट पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इट मीन्स कि वो फेज कहलाएगा एस्ट्रस फेज, यानी कि अभी दोनों मैटिंग के लिए रेडी हो गया। ठीक है, दूसरा है उसके बाद एस्ट्रस हो गया तो पोस्ट एस्ट्रस फेज, पोस्ट एस्ट्रस फेज आफ्टर एस्ट्रस फेज। यहाँ एस्ट्रस साइकिल, यहाँ एस्ट्रस फेज, पोस्ट एस्ट्रस फेज। पोस्ट एस्ट्रस फेज का दूसरा नाम भी है मेट एस्ट्रस फेज। अब मेट क्यों नाम दिए हैं अभी आगे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा मेट एस्ट्रस फेज क्यों उसका नाम दिए। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज द प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी आर कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं मैटिंग के लिए। तो जब मैटिंग होगी तो वो आपके एम्ब्रियो आपके फिर जायगोट में का फॉर्मेशन होगा। जब जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो यूटेरस क्या करेगा, वो पूरा प्रिपेयर होगा प्रेगनेंसी को। तो वो प्रेगनेंसी जो है उसमें प्रेगनेंसी का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो भी प्रिपरेशन है बॉडी में वो कंप्लीट रहेगा टू एक्सेप्ट द फर्टिलाइज्ड ओवम। इसलिए उसे दिस फेज
ड्यूरिंग दिस फेज द प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी आर कंप्लीटेड। तो ये इस टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और इसे बोलते हैं मेट एस्ट्रस। ये जो मेट एस्ट्रस फेज है इसको 2 पार्ट में इसी में डिवाइड किया गया, मेट एस्ट्रस 1 एंड मेट एस्ट्रस 2। मेट एस्ट्रस 1 जो है वो है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को ही मेट एस्ट्रस 1 बोलते हैं और इस टाइम में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका कॉर्पस ल्यूटियम वेल डेवलप्ड होता है। कॉर्पस ल्यूटियम आप पढ़ चुके हैं ओवरी में, इसी में आप इसको डिवाइड कर दीजिए सब डिवीज़न। मेट एस्ट्रस 1, मेट एस्ट्रस 2। मेट एस्ट्रस 1 को ल्यूटियल फेज भी बोलेंगे। मेट एस्ट्रस 2 को अगर ये प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपका मेट एस्ट्रस 2 हो जाएगा और ये है, इसका दूसरा नाम है मेंस्ट्रुएशन यानी ब्रेकडाउन। अगर नहीं हुआ तो ल्यूटियल, आप जो ओवरी का डायग्राम इस तरह का पढ़े हैं पहले ओजेनेसिस में, तो आप यहाँ पे देखे हैं कि यहाँ पे आपका मैच्योर ओवम था, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, और इसके बाद ये डायग्राम आप देखिएगा पीछे के वीडियो में या अपने कॉपी में, तो इस तरह का यहाँ से रिलीज हुआ है ओवम। ठीक है, ये ओवम का रिलीज होना ये कहलाता है ओव्यूलेशन। जब ये रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे है हमारा, ये है ओविडक्ट। अब यहाँ से ये यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद इसे स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर मैटिंग नहीं होगी तो नहीं करेगा, अगर मैटिंग हुई तो क्या कहता है उस कंडीशन में दोनों फर्टिलाइज करेगा। तो अगर फर्टिलाइज्ड होगा, अगर दोनों फर्टिलाइज्ड हो गया तो फिर इसके बाद यहाँ पे जाइगोट बनेंगे, इस तरह से धीरे धीरे करके ये आएंगे यूटेरस में। ठीक है, तो उस टाइम में ओवरी के अंदर क्या होगा, जब ये बाहर आया तो ये जो अंदर है आपके, जो आपके ग्राफियन फॉलिकल के जो रेस्ट पार्ट हैं इसमें है आपके ल्यूटीन सेल्स, वो बनाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये डायग्राम आप देखिएगा, आपका ओवरी वाला डायग्राम में होगा, टीएस ऑफ ओवरी ऑफ मैमल, वहाँ आप इसको देखिए। तो ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी LUTEUM, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर ये डेवलप होगा और यहाँ से फिर आपका सेकंड हार्मोन जो ओवेरियन हार्मोन है, यहाँ से जो छोटा वाला ये बड़ा हो रहा है, तो ये आपको सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। जैसे जैसे बढ़ रहा है साइज वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ता जाएगा एस्ट्रोजन, और जब अगर ये फर्टिलाइज हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है सेकेंड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों आपके हार्मोन्स हैं, ये दोनों ओवरी से रिलीज हो रहे हैं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से रिलीज करे, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये हार्मोन आपके ये प्रेगनेंसी में वो हेल्प करेगा, आपका प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया तो ये आपका इम्प्लांट होगा, और इम्प्लांट होगा तो वहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, जिसके थ्रू आपका न्यूट्रिशन वगैरह बेबी को प्रोवाइड होगा। तो उसके लिए प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, और प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से सिक्रीट होगा, ये ओवरी के हार्मोन्स है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ल्यूटियल, तो पहले ये वेल डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ल्यूटियल फेज, मेट एस्ट्रस 1 और ल्यूटियल फेज। नाउ एंड इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, दोनों सिचुएशन है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, ए रिग्रेशन ऑफ दीज प्रिपरेशन, ये जो आपका है जो बना है वो आपका रिग्रेट कर जाएगा, रिग्रेट ओवरी के अंदर रिग्रेट कर जाएगा। अब रिग्रेट किए वाले को कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, रिग्रेट कर जाना। यहाँ पे ये रिग्रेट करेगा, और यूटेरस के अंदर जो इस तरह का डायग्राम आपका बनाए होंगे, देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं,
यहाँ ओवरी से ओवा रिलीज हुआ, ऐसे ये यहाँ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वैसे कंडीशन में ये आते आते या धीरे धीरे ये बाहर, तो यहाँ पे जो यूटेरस का जो प्रिपरेशन था ये सारे आपके ब्रेक हो जाएंगे और ये अब प्लस ये ओवम जो यहाँ से रिलीज हुए हैं दोनों आपके बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे आपके, तो उसको मेंस्ट्रुएशन कहेंगे या मेट एस्ट्रस 2 कहेंगे। और ओवरी के अंदर क्या होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रिग्रेस करके कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा। उसी को यहाँ लिखा गया है, इफ़ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर कॉमा ए रिग्रेशन ऑफ दिस प्रिपरेशन with or without the sign of menstruation। with और without the sign का क्या मतलब है कि जैसे हम लोगों में, ह्यूमन में, प्राइमेट्स में, यहाँ पे आपका ये जो रिलीज होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जितने भी यहाँ यूटेरस का प्रिपरेशन है, वेजाइना में प्रिपरेशन है, वो प्लस ये ओवम सारा आपका रिलीज होता है। तो उसकी एक साइन दिखती है आपका ब्लीडिंग के फॉर्म में, वो साइन दिखता है जब मेंस्ट्रुएशन होता है। और कुछ हैं आपके हायर मैमल्स में, यूथेरियंस में, जहाँ पे कि ये साइन नहीं दिखता है, यानी नहीं दिखने का पर्पस है कि ये प्रिपेयर होगा, बट ये जब ब्रेक होगा तो ये आगे, इससे आगे आपका ये यूटेरस है, उसका वेजाइनल है, तो यहाँ पे आपके फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो इसे इनगल्फ कर जाएंगे, इसे खा जाएंगे। और जब खा गए तो कुछ भी साइन बाहर रिलीज नहीं होगा, तो वो नहीं दिखेगा। जैसे कि डॉग में, कैट में, इन सब में आप देखते हैं वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का कुछ भी नहीं है कि ब्लीडिंग हो रहा है हर मंथ में, वो आपको नहीं दिखता है, तो वहाँ पे साइन नहीं दिखता है। तो वही उन्हीं चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया गया, विथ और विदाउट द साइन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और इसको बोलेंगे मेट एस्ट्रस 2 और मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, तो दोनों मेट एस्ट्रस 1 एंड मेट एस्ट्रस 2 दोनों मिलके हो गया आपका पोस्ट एस्ट्रस फेज और मेट एस्ट्रस फेज। ठीक है, ना थर्ड वन डाई एस्ट्रस फेज। 4 फेजेस हैं आपके, अब ये दोनों हो गए diestrus phase. Third one is diestrus phase. Now diestrus phase, this is the period of rest during which यूटेरस डिक्रीजेज इन साइज। अब तुरंत यहाँ पे आपका अगर प्रेगनेंसी हो गई तो दूसरी चीज़ें अब आगे प्रोसेस में आएगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो सारा आपका ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने के बाद अब जो है यूटेरस जो है वो उसकी साइज छोटी हो जाएगी और वो पीरियड जो है रेस्टिंग का पीरियड कहलाएगा कि इस समय में अब कुछ नहीं होगा, बिल्कुल रेस्ट में जाएगा कुछ टाइम के लिए। और इस टाइम समय में यूटेरस का साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा और वहाँ पे वो बिल्कुल वहाँ पे आपका इतने ब्लड टिश्यूज़ वगैरह का ब्रेकडाउन हुआ है तो इसलिए वो जो है एंड बिकम्स एनीमिक, वहाँ पे आप वो एनीमिक हो गया क्योंकि वहाँ पे ब्लड की कमी हो जाएगी क्योंकि बहुत ब्रेक डाउन हुआ है और ब्लड ये सब डिस्कार्ड हुआ है म्यूकस वहाँ से यूटेरस से, तो वो यूटेरस जो है बिकम्स एनीमिक हो जाएगा। एंड फोर्थ वन, फिर एस्ट्रस से जस्ट पहले आपका प्रोएस्ट्रस फेज, जस्ट एस्ट्रस से पहले प्रोएस्ट्रस। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन का अब रेस्ट हो गया, रेस्ट के बाद फिर से स्टार्टिंग होगी, आपका पूरा स्टार्ट होगा। सो इन इट प्रिपरेटरी चेंजेस लीड टू द नेक्स्ट एस्ट्रस। ये प्रिपरेशन के लिए चेंजेस होंगे, लीड टू द नेक्स्ट एस्ट्रस, फिर से नेक्स्ट एस्ट्रस अब स्टार्ट होगा। ओके ना, तो ये 4 फेजेस हैं आपके एस्ट्रस साइकिल को। अब इनको हम लोग डिटेल में आगे करेंगे। नाउ द लेंथ ऑफ टाइम ऑक्यूपाइज बाय एस्ट्रस साइकिल वेरीज वाइडली एमंग एनिमल्स। जो है एस्ट्रस साइकिल पहले भी बताया, अभी भी है कि जो टाइमिंग है उसका एस्ट्रस साइकिल का
वो आपका एनिमल में वो वेरी करता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। देखते हैं कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, इन सब में बहुत कम टाइम का होता है। कहीं पे जहाँ काव हैं, बफेलो हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा, एलिफेंट है वहाँ और भी ज़्यादा टाइमिंग है आपका एस्ट्रस साइकिल का, बहुत लंबा, इसलिए लिखा वेरीज वाइडली एमंग एनिमल्स। नाउ इन सम इट अकर्स ओनली वंस इन ए ईयर, कहीं पे पूरे साल में एक ही बार एस्ट्रस साइकिल आपका होता है। द लॉन्ग रेस्ट बिटवीन टू एस्ट्रस पीरियड इज कॉल्ड एन एस्ट्रस। और दो, जब बहुत लंबा पीरियड है या छोटा पीरियड भी है, तो दो एस्ट्रस फेज साइकिल के बीच में जो आपका जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग पीरियड जो कहलाएगा वो कहलाएगा एन एस्ट्रस। द लॉन्ग रेस्ट बिटवीन टू एस्ट्रस पीरियड इज कॉल्ड एन एस्ट्रस। ठीक है, दो एस्ट्रस पीरियड के बीच का जो टाइमिंग है वो जो रेस्ट में रहता है वो एन एस्ट्रस कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट, स्पेसीज हैविंग ओनली वन ब्रीडिंग सीजन इन ए ईयर आर कॉल्ड मोनोएस्ट्रस। अगर ब्रीडिंग सीज़न साल में केवल एक ही बार है किसी में, जहाँ पे कि ब्रीडिंग सीज़न आप बहुत कई हैं एनिमल्स जहाँ पे कि ब्रीडिंग सीज़न है, जैसे आपका मेनली जैसे डॉग का देखिए, अभी ये ठंड के समय में ही उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, वो पूरे साल नहीं कि हर समय बेबी देगा, नहीं, तो उसकी ब्रीडिंग सीज़न। तो वैसे में कुछ स्पेसीज हैं जिसमें कि ओनली वन ब्रीडिंग सीज़न इन ए ईयर आर कॉल्ड मोनोएस्ट्रस। Other animals exhibits several breeding period in a year. They are called पॉलीएस्ट्रस। जैसे कि आपका रैट, रोडेंट्स वगैरह हो गया, वहाँ पे ब्रीडिंग सीज़न कई, वहाँ पे बहुत सारे ब्रीडिंग पीरियड्स उसमें होंगे, सीज़न नहीं, ब्रीडिंग पीरियड। तो इन ए ईयर दे आर कॉल्ड पॉलीएस्ट्रस। तो मोनोएस्ट्रस, मोनो से ही है कि अगर सिंगल वहाँ पे ब्रीडिंग सीजन या पीरियड आएगा इन ए ईयर में तो मोनो, और जब एक साल में एक से ज़्यादा बार ब्रीडिंग पीरियड आएगा तो उसे कहेंगे पॉलीएस्ट्रस। नाउ ड्यूरिंग द एस्ट्रस साइकिल फॉलोइंग morphological and physiological changes occur in different female reproductive organ। फॉलोइंग जो है हम लोग आगे अभी देख रहे हैं कि बाहर से भी दिखता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो उस ऑर्गन में क्या क्या बने, बाहर मीन्स कि नहीं एकदम बॉडी के बाहर से नहीं, आपका कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं और उसके फंक्शन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इन डिफरेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फुल स्टॉप। द इंटायर साइकिल इज लार्जली regulated by pituitary and ovarian hormones। और ये पूरे साइकिल को रेगुलेट कर रहा है आपका पिट्यूटरी के हार्मोन्स और साथ में ओवेरियन हार्मोन्स और इकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल कंडीशंस में आपके आ जाते हैं जैसे लाइट हो गया, ऊपर से लाइट का होना, चंद्रमा के रोशनी में कहीं पे मैटिंग होती है, वो भी आपको सीज़न भी है। अभी आप सीज़न के भी देख रहे हैं कि ब्रीडिंग सीज़न होता है किसी के लिए कि जाड़े में ही वो ब्रीड कर रहा है, तो सीज़न वगैरह का आना वो इकोलॉजिकल कंडीशन में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें स्ट्रेस साइकिल होगा। आपका हार्मोन्स तो आपका है ही, पिट्यूटरी का हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स हैं, और साथ में टेम्परेचर ठंड में होना, गर्मी में क्या कहता है स्ट्रेस साइकिल का किसी में होता है, किसी में जाड़े में होता है, तो लाइट का होना, चंद्रमा की रोशनी में कहीं पे मैटिंग हो रही है, पूरा मैमल की बात हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे इकोलॉजिकल कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल है आपके इस साइकिल को रेगुलेट करने में। पिट्यूटरी भी है एंड ओवेरियन हार्मोन्स भी हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो अब थोड़ा सा हम ये आपको लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, पिट्यूटरी और इसमें कौन कौन सा हार्मोन्स।
पिट्यूटरी हार्मोन्स में आपके हो जाएंगे FSH, LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LTH ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं जो आपको एस्ट्रस साइकिल को रेगुलेट करेंगे। साथ में ओवेरियन हार्मोन्स अभी बताया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इतने हार्मोन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका एस्ट्रस साइकिल में क्या क्या फंक्शन है नेक्स्ट क्लास में। ओके।